नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में ऑपरेशन सिंदूर से थोड़ा सा हटकर लेकिन ऑपरेशन सिंदूर भी इसमें जरूर आएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। कुछ ही वक्त में बिहार में विधानसभा के चुनाव का आयोजन होने वाला है और उसी के चलते गहमा गहमी काफी तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों में हमने आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के चलते युद्ध जैसा माहौल देखा, तनाव देखा और भारतीय सेना ने शानदार रूप से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर सियासत भी हो रही है और क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर का कैसे इस्तेमाल होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की खबरें, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को सियासत बनाने पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की क्या भूमिका रहेगी और उसके बाद बिहार में कैसे जीत दिलाएंगे अपनी अपनी पार्टी को, उस पर बात करेंगे। और आज दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हर्षद शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हर्षद जी, स्वागत है चर्चा में आपका। और हमारे साथ आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी जुड़े हैं। उत्पल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, 2-2 मिनट में आप दोनों मेहमानों को देती हूं कि माहौल क्या है वो जरा बता दीजिए। हम तो गुजरात में बैठे हैं और गुजरात में बैठकर बिहार चुनाव पर बात कर रहे हैं, तो बिहार में माहौल क्या है, हर्षद जी? मयूरिका जी, देखिए, जितना मैं बिहार को समझता हूँ और बिहार की जनता को समझता हूँ, मैंने लंबा समय दिल्ली में बिताया है। मेरा हालांकि बिहार जाना तो नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में जो बिहार से जुड़ा हुआ मतदाता है और वहाँ काफी बिहार से जुड़े हुए लोग दिल्ली में रहते हैं, और जितनी उनसे बातचीत करके मुझे बात समझ आती है और उनसे जो निचोड़ में निकाल पाता हूँ, वो निचोड़ ये है कि देखिए, बिहार की जो जनता है वो ये बहुत पॉलिटिकल जनता होती है। आप चाहे एक रिक्शा वाले से बात कर लीजिए या एक कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी आईआईटी आईएम से पढ़े हुए व्यक्ति से बात कर लीजिए जो बिहार की पृष्ठभूमि से आता होगा, वो आपको एक एक बारीकी राजनीति की बता देगा। तो उन सब से, हर तबके से बात करके, चाहे वो महिला हो, गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, स्टार्टअप करने वाला हो, हर व्यक्ति की ये राय जरूर है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। और बिहार में बदलाव इसलिए होगा क्योंकि बिहार पिछले 20 साल से लगभग 17 साढ़े 17 साल उन लोगों की चुंगल में रहा है, नीतीश जी की और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, जो उन्हें ना रोजगार से बाहर, बेरोजगारी से बाहर ला पाई है, ना उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सुधरा है, ना पर कैपिटा इनकम सुधरी है। बिहार का व्यक्ति आज भी पलायन करने पर मजबूर है। उसे अगर नौकरी करनी है तो वो बाहर जाता है, उसे धंधा करना है तो बाहर जाता है, उसे पढ़ाई करनी है तो बाहर जाता है। स्थिति ये थी, आज से 3-4 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो गंभीर स्थिति थी। बीच में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और महागठबंधन की सरकार वहां बनी थी, तो स्थिति थोड़ी सी सुधरी थी और अब उसको ट्रैक पर इस सरकार ने भी कंटिन्यूएशन में लाया है। वो ये थी कि 3 ईयर के कोर्स 5-5 साल में कंप्लीट हो रहे थे, बीकॉम के हों या अन्य बीबीए के हों। एलएलबी के जो 3 साल के कोर्स होते हैं वो 5-5 साल में हो रहे थे, क्योंकि परीक्षा नहीं हो पा रही थी। तो बिहार की जो स्थिति है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, वो इतनी खराब है कि बिहार की जनता अब बस ये मौका ढूंढ रही है कि किस दिन चुनाव हो और किस दिन बटन दबे और सरकार बदले, और कब वापस तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस की सरकार वापस आए और वो जो उन्होंने बेरोजगारी पर चोट करी थी, जो सरकारी परीक्षाओं को बहाल करा था, सरकारी नौकरियां वापस दी थी, वो वापस कब आएगी, इसका इंतजार बिहार की जनता, बिहार का युवा कर रहा है। और हम जमीन पर बहुत सक्रिय हैं। हमने यात्राएं निकाली है, लोगों से डायरेक्ट संपर्क किया, और उसके बेसिस पर मैं और मेरी पार्टी के बिहाफ पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि रिजल्ट इतने चौंकाने वाले होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आपस में लड़कर इस चुनाव के बाद अलग हो जाएंगे। और क्या पता उससे केंद्र सरकार भी बचे या ना बचे, वो एक अलग विषय है जिस पर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, आप दावा कर रहे हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। आरजेडी की ओर से उत्पल वल्लभ जी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्पल जी, आरजेडी का काफी वर्चस्व रहा है बिहार में, और क्या कहना चाहेंगे इस बार जो माहौल दिख रहा है उसके बारे में? यहाँ किसान परेशान है और अभी तक मानसून का प्रवेश नहीं हुआ है। अभी मानसून देश के दक्षिण पश्चिम घाट पर दस्तक ही दी है, लेकिन प्रधानमंत्री उससे भी ज्यादा जुमलों की बारिश करने बिहार पहुंच गए हैं।
ये इनकी बिहार की लगातार दौरा अब शुरू रहेगा। और मैं तो प्रधानमंत्री को कहता हूं कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री मुख्यालय ही बिहार खोल ले जब तक बिहार का चुनाव नहीं हो जाता है। और ये बिहार आते हैं और झूठ के अलावे, जुमला के अलावे ये कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ लफाजी करते हैं। पिछले बार भी आए तो बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने किया, और आपको मालूम है कि पूरे देश में मेक इन इंडिया का किस तरह का शेर बना करके पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया गया। तो वो मेक इन इंडिया के तहत एक सुई की कारखाना भी बिहार में नहीं लगी। प्रधानमंत्री कहे थे कि मोतिहारी के चीनी मिल में मैं आऊंगा, और सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद, ये 14 की बात मैं कर रहा हूं, चुनाव जीतने के बाद इसी चीनी मिल के चीनी से बने चाय को मैं पीऊंगा, क्योंकि मैं चाय बेचकर प्रधानमंत्री बना हूं। आज तक वो चीनी मिल नहीं खुले। और अब पिछले हफ्ते आए थे तो वो यहां से ट्रेन चलाने की बात कहे कि श्रमिक एक्सप्रेस चलाएंगे और यहां से मजदूरों को ले जाएंगे का बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराने के लिए। तो मेक इन इंडिया का बिहार में क्या हुआ? ये तो खुद उनका पोल खुलता है कि कौन से निर्माण कारखाने आपने लगाए जो मजदूर को यहां से आपको ट्रेन के माध्यम से बाहर ले जाने की योजना चलानी पड़ रही है। रही बात नौकरियों की, बेरोजगारी, बेकारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। बेकारी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में प्रधानमंत्री बोले थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, जनरेट करूंगा। अब बताइए 11 वर्ष शासन के हो गए, उस हिसाब से 11 गुने 2 22 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। आबादी के प्रपोर्शनेट में बिहार के हिस्से में 2 करोड़ 30 लाख रोजगार प्रधानमंत्री या सेंट्रल के हिसाब से मिल जानी चाहिए थी। वो नगद जीरो है, मैं आंकड़े के हिसाब से कहता हूं जीरो। कोई रोजगार सृजन इन्होंने नहीं किया। महिलाओं का किचन का बजट देखिए, महिलाएं परेशान है अपने किचन के बजट को देखते हुए। जो 35 रुपए पेट्रोल और 200 रुपए गैस सिलेंडर बोल के आने की बात बोले, वो 1200 सिलेंडर और 100 पार पेट्रोल ले जाकर के बैठे हुए हैं। और आज सिंदूर की बात कर रहे हैं। ये अपनी सारी नाकामी को सेना की सफलता के आड़ में छुपाना चाहते हैं। भारतीय सेना जी, उत्पल जी, मैं वही कहना चाह रही थी कि आप बहुत सारी चीजें गिना रहे हैं, लेकिन वो तो ऑपरेशन सिंदूर में सब धुल जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर वही तो मैं कह रहा हूं कि अपनी सारी नाकामी को छुपाने के लिए सेना के आड़ में, सेना के पीछे छिपकर अपनी सारी नाकामियों को ये छिपा रहे हैं। और जिस तरह से देखिए, इस भारत के लोगों का आतंकियों ने जिस तरह से खून बहाया, ये बहुत मर्मम और दुख घटना है। ये ऐसी घटना में पूरा विपक्ष सहित 140 करोड़ प्रधानमंत्री के साथ थे और है भी, सेना के साथ है, भारतीय सेना के साथ है, भारतीय सेना के सम्मान में है। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने ये कह दिया। अरे यहाँ हम भाव से बात कर रहे हैं लोग, प्रधानमंत्री मैं भाव से बात करते हैं। यानी कि मोदी ही मोदी, मोदी के अलावे कुछ नहीं। भारतीय सेना से भी बड़ा मोदी, देश से भी बड़ा मोदी। तो इस तरह की बात जो ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बिल्कुल देश की सेना का अपमान है, राष्ट्र का अपमान ये कर रहे हैं। और बिहार में आकर के ये चुनावी एजेंडा बनाना चाहते हैं ये सेना के सफलता को। तो मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को बिहार की जनता समझ रही है और पूरी तरह से सबक सिखाएगी। चलिए, बिहार की जनता क्या सोच रही है वो सवाल के साथ मैं जरूर आपके पास वापस आऊंगी। हर्षद जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, हर्षद जी बताइए। देखिए मयूरिका जी, मैं एक इम्पोर्टेंट विषय इसमें जोड़ना चाह रहा था, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जिस तरीके की राजनीति बिहार में कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जो जनता है वो ऐसी राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करती। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की क्या गतिविधि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की रही है। देखिए, उन्होंने जाति को साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया। तो ये भारत रत्न देकर राजनीति करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में घर घर सिंदूर पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि जो इनकी 20 साल की विफलताएं हैं इनकी सरकार की, वो विफलताएं छुप जाए और सेना की आड़ में कहीं कुछ वोट मिल जाए तो वो मिल जाए। उसके बाद अभी आपको अगर याद होगा तो पीछे ईद थी, तो सौगात-ए मोदी की किट इन्होंने मुसलमानों को बांट दी। 5 साल तो आप मुसलमानों को अपना दुश्मन बताते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सौगात-ए मोदी दे देते हैं। तो बिहार की जनता जो है ना, उसका मिजाज इस तरीके का नहीं है कि वो इन चीजों को इतनी आसानी से भूल जाए।
जिस दिन 22 तारीख को ये अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री हंसी से ठिठोले मंच पर कर रहे थे। बिहार की जनता बहुत सेंसिटिव जनता है। बिहार की जनता इस तरीके की चीजों को पसंद नहीं करती है और बिहार की जो जनता है, वो अब अपनी चिंता कर रही है। ये वो राज्य है, देखिए एक समय होता था, मैं मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो एक समय होता था जब बीमारू राज्य की सूची बनती थी। उसमें जी, बीमारू का 20 स्टार्ट बिहार से होता था। उत्तर प्रदेश उसमें आता था, राजस्थान आता था, मध्य प्रदेश उसमें आता था, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। लेकिन बिहार जी, आज भी उसी स्थिति पर खड़ा है, उतना ही पिछड़ा है, वही स्थिति है। ना वहाँ पर प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के थ्रू कुछ कर पाए, ना नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में रह के कुछ कर पाए। जी, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो वहाँ चुनाव जीतना चाहते हैं। जातियों को, धर्म को साध कर, सेना की आड़ में छुपकर वो अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता अब अपने और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रही है और इसलिए वो अब एक ऐसी सरकार को मौका देगी जिसने बीच में 1 डेढ़ साल की सरकार में परफॉर्म करके दिखाया। सालों से जो भर्तियां नहीं हुई थी वो भर्ती करके दिखाया और रिजल्ट दिया। और इस सरकार ने क्या किया? श्रमिक एक्सप्रेस चलाई कि इस राज्य में तो आपको कभी भी रोजगार नहीं मिलेगा। आप इस श्रमिक एक्सप्रेस में बैठ के बॉम्बे या दिल्ली जाइए, वहां पे आपको मिलेगा। और हम जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के साथ मिलकर, हम पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि पलायन नहीं होने देंगे। स्थिति ये लानी है कि दूसरे राज्यों से लोग बिहार में आकर नौकरी मांगे, नौकरी करें। यहाँ का व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति बिहार में ही नौकरी करे, यह स्थिति लानी है। और यही हर राज्य में हम करना चाहते हैं और अब बिहार तो उसकी प्रायोरिटी है, क्योंकि बिहार इस जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति में बहुत पीछे छूट गया है और समय ये आ गया है कि अब उसको फॉरवर्ड ले जाना चाहिए। इस राज्य को प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए, एक आपको मैं पिछले चुनाव से पहले क्या एक वाकया याद दिला देता हूँ। जब जी, प्रधानमंत्री जी मंच पर खड़े होकर कह रहे थे, 15 लाख करोड़ दूं कि 20 लाख करोड़ दूं, 20 लाख करोड़ दूं कि 25 लाख करोड़ दूं, 50 लाख करोड़ रुपए दे दिए। ये स्थिति थी। क्या हुआ? बिहार की जनता पूछ रही है, कहाँ है हमारे 50 लाख करोड़? जो हर व्यक्ति को 15-15 लाख करोड़ मिलने थे वो भी नहीं मिले, जो पूरे राज्य को 50 लाख करोड़ मिलने थे वो भी नहीं मिले। तो ये जो झूठ है, ये झूठ का बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार का युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार का किसान इसका जवाब देने के लिए तैयार है। समय का इंतजार करिए और नतीजा देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट वाले दिन भी आप और हम जुड़ेंगे और मैं आप मेरी ये क्लिप चलाइएगा और इस क्लिप को आप रिपीट कराइएगा और आप उस दिन मैं आपको सही साबित होता हुआ दिखूंगा और आपसे शायद मैं मिठाई का पात्र रहूं, बधाई का पात्र रहूंगा उस दिन। हर्षद जी, एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, महागठबंधन को लेकर अभी तक आप लोगों ने कोई खास बातें क्लियर नहीं की है। क्या महागठबंधन पर चर्चा हो गई है? देखिए, महागठबंधन पर चर्चा इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपने कई मौकों पर ये देखा होगा, कुछ हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लोज़ डोर में चलती है, पर्दे के पीछे से चलती है, मीडिया के सामने नहीं आती। पिछले कई जी, दिनों में आपने ये देखा होगा कि राहुल गांधी जी और लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव, सब कई हुँ, मौकों पर साथ बैठे हैं। उस पर हुँ, चर्चा होती है, खड़गे जी के ऑफिस से कोऑर्डिनेशन होता है, ये जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी से। वो चीज़ें हुँ, पर्दे के पीछे से चल रही है और जिस दिन एक निचोड़ उसका निकल जाएगा। देखिए, किस हुँ, तारीख को चुनाव हो रहा है, क्या उस पर रणनीति होनी चाहिए, कौन-कौन लोग चुनाव में भागीदार होंगे, किसको लड़वाना चाहिए, किसको नहीं लड़वाना चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, ये एक कॉमन एजेंडा जब तक नहीं बन जाता, बहुत बड़ा प्रोसेस है। और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उस दिन हुँ, आपको मीडिया के समक्ष ये सारी बातें आ जाएगी। हालाँकि समन्वय बैठक चल रही है, डेली की हुँ, कुछ ना कुछ बातचीत, जो मुझे जानकारी है, हमारे जो हुँ, प्रभारी है वो वहाँ पर बिहार में कृष्णा अलगुरी जी जो कांग्रेस के प्रभारी है वो वहाँ पर हैं, अपनी पूरी जी, टीम के साथ हैं, वो भी वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करते हैं। लालू हुँ, जी और तेजस्वी जी भी दिल्ली जाते हैं, राहुल जी के संपर्क में रहते हैं, खड़गे जी के संपर्क में रहते हैं। चीज़ें हुँ, पीछे से चलती है, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ मीडिया को और जनता को बताकर नहीं की जाती है। सही समय आने पर आपको महागठबंधन की सारी स्थिति सामने आ जाएगी और चलिए, इंतज़ार समय आने पर करेंगे। आपको बताया जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी हर राज्य में जहाँ चुनाव होते हैं वहीं डेरा डाल देते हैं और आज भी उन्होंने काफ़ी
बड़ी सभा की है, करीब 6 लाख लोगों को बुलाने का वहां दावा किया गया है कि 6 लाख लोग आए हैं, तो बिहार की जनता का जो रुख है वो कौन सी ओर जा सकता है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, जबकि हमने जो देखा वो ये है कि बजट में भी बिहार को अलग से वो मिलता है, क्योंकि आप लोगों का समर्थन है और आप लोगों के क्योंकि जेडीयू के समर्थन से वहां सरकार चल रही है। तो क्या कहेंगे, बिहार की जनता जो एक रूलिंग पार्टी है, जो एस्टैब्लिश्ड है केंद्र में, उसके साथ जाएगी या फिर आप लोगों का साथ देगी? देखिए मयूरिका जी, आप अगर बिहार का इतिहास देखें, बिहार के लोगों का इतिहास देखें, तो बहुत क्रांतिकारी भूमि रही है। और ये क्रांतिकारी भूमि जब अपने हक मांगने की बात करती है, अड़ जाती है, जब अपने विचारों को लागू करने पर आती है, तो हर क्रांति की शुरुआत या तो बिहार से हुई है या किसी बिहारी से हुई है। तो मुझे चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र में किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है। आप इतिहास में भी उठा के देखें तो बिहार की जनता ने केंद्र सरकार के विरुद्ध वोट किया है। पिछले चुनाव में ही आप देख लीजिए, महागठबंधन को वो वोट मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की आदत है, वो सत्ता के इतने लालची हैं कि वो जिस नीतीश कुमार का डीएनए खराब बताते थे, उस नीतीश कुमार को अपने साथ वापस बैठा लिया। कहते थे रैली में, अमित शाह जी बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि हम कभी भी इस नीतीश कुमार से समझौता नहीं करेंगे, ये बिहार के लिए अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन जब सत्ता पाने का समय आया तो वही नीतीश कुमार उनके चाचा जी हो जाते हैं, ताऊ जी हो जाते हैं, बड़े पापा हो जाते हैं, उनको फिर सत्ता में लेके आ जाते हैं। तो बिहार की जनता जो है इस चरित्र से बड़ी परेशान है और एक स्थिर सरकार चाहती है, ऐसी सरकार चाहती है। देखिए दूसरी बात जो है कि मैं यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ता नहीं है, जेडीयू का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन अगर होते तो मैं उनसे पूछता कि उनका चेहरा कौन है? क्या उनका चेहरा नीतीश कुमार जी हैं? क्या नीतीश कुमार जी की तबीयत सही है? क्या वो अपने सेंसेस में हैं? क्या आज उनकी ये स्थिति है कि वो बिहार को लीड कर पाएँ या वो डिसीजन मेकिंग कर पाएँ? या वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की तरह एक रबर स्टैम्प सीएम बन के रहना चाहते हैं? जी हाँ, ये सब बिहार की जनता को भी तो दिख रहा है। जो वीडियोज़ आपको और हमको दिख रहे हैं, वो बिहार की जनता को भी तो दिख रहे हैं। वो भी तो अपने बिहार नीतीश कुमार जी की स्थिति को लेके चिंतित है और उनका अगला लीडर कौन है? कौन आगे उनको लीड करेगा? ये भी तो बिहार की जनता सवाल पूछ रही है। आप लोगों के बीच जाइए, लोग ये पूछते हैं कि नीतीश जी की ये स्थिति हो गई, भगवान उनको लंबी उम्र दे। हमारे उनसे राजनीतिक मतभेद है, हमारे उनसे कोई पर्सनल मतभेद नहीं है, लेकिन बिहार को एक ऐसा स्टेबल लीडर चाहिए, युवा नेता चाहिए, युवा नेतृत्व चाहिए, राहुल गांधी जी जैसा, तेजस्वी यादव जी जैसा, जो भविष्य किस ओर जा रहा है ये तय कर सके और युवाओं का भविष्य कहाँ लेकर जाना है, उसका एक रोड मैप बनाकर चले। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गठबंधन के पास वो चीज़ है, हमने परफ़ॉर्म करके दिखाया है और बिहार की जनता के पास मुझे लगता है इस चुनाव में कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। वो स्पष्ट कर चुके होंगे, माइंड बना चुके होंगे कि उन्हें किस तरफ जाना है। जी, बिहार में सीएम फेस को लेकर असमंजस तो बना हुआ है ही, और नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसका क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं बिहार में, उस पर थोड़ी जरूर प्रकाश डालिएगा। क्या तेजस्वी जी इस बार भी राहुल गांधी के साथ जाने के मूड में दिख रहे हैं? देखिए मयूर जी, मैं बता दूं, अभी तक क्या कांग्रेस के किसी साथी या वरिष्ठ नेता के तरफ से ऐसा कोई सवाल आया है या राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कोई ऐसा सवाल आया है? ये जो है ना, भाजपा और भाजपा समर्थित मीडिया का प्रोपगेंडा है, जो कि देश को भरमाना चाहती है और विशेष तौर पे बिहार की जनता को भ्रम में रखना चाहती है। मैं इस पर कुछ प्रकाश आपको डालना चाहता हूं। इसके पहले कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। उदाहरण ये है कि देखिए, एक तरफ जहां जनता दल यू के 6 विधायक भाजपा के लोगों ने तोड़ लिया, बावजूद इसके क्या मजबूरी रही कि जनता दल यू 6 विधायक तोड़ के अपने में शामिल कराने के बाद भी उनके साथ रहे। लोजपा के एक ही विधायक जीते थे, वो भी उसी गठबंधन के लोगों ने तोड़कर अपने में शामिल करा लिया। अब इस तरह के कैसा गठबंधन धर्म है, क्या ऐसा उदाहरण, तो इस तरह का कैसा गठबंधन धर्म लोग निभाते हैं? क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल या अन्य महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के बीच भी ऐसे कोई रिश्ते और संबंध देखा गया है? तो आप बताएं। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं, मयूरिका जी, इसमें एक बात मैं भी जोड़ देना चाहता हूं कि कल भी इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल बैठे थे, एक साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। आज अभी 1 घंटा पहले इंडिया ब्लॉक के सारे गठबंधन के
प्रेस वार्ता में सारे घटक दल के नेता बैठे हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ, अभी समाप्त हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पूरी तरह से इंटैक्ट होकर के अपनी बात रखे। और मैं इसकी उपलब्धि बता रहा हूं, गठबंधन की उपलब्धि, कि ये यहाँ 5 कमेटियां बनी है चुनाव को देखते हुए। एक पार्टियों के बीच सामंजस्य की कमेटी बनी है, दूसरा घोषणा पत्र कमेटी बनी है, तीसरा समन्वय समिति चुनाव के लिए कमेटी बनी है, चौथा मीडिया ब्रीफिंग समिति बनी है, और एक आईटी सेल एवं प्रचार प्रसार समिति बन चुकी है। और तो ये कमेटियां बन चुकी है, और ये कमेटियां की 2 बैठक भी हो चुकी है। तो ये सब मैं बता रहा हूं आपको। यदि इस देश की मीडिया इस बात को नहीं बताती या छुपाती है, और दूसरी तरफ जो गठबंधन एक दूसरे के विधायक को तीरते हैं, छीनते हैं, चुराते हैं, और उसके डर से विधायक लेकर कई लोग भागते हैं, और वहां भी मीडिया इस तरह से बातों को धूल उड़ाकर बैठाकर दिखाती है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं देश में क्या हो रहा है और किस तरह के मेन स्ट्रीम की मीडिया चल रही है, जो देश के मुख्य न्यूज को छुपाती है, और जो न्यूज नहीं है, जो मुद्दा नहीं है, जो अन इशू सवाल है, उनको वो फैलाती है। अभी विगत कुछ प्रत्येक हफ्ते में एक ऐसा नन इशू सवाल उठाते हैं, और पूरा देश की मीडिया मोदी मंडली भजन की तरह गाना शुरू कर देती है, और उसी देश की जनता को भरमा रही है। तो आप इस बात को समझ रही होंगी। जी बिल्कुल सर, मैं इससे बिल्कुल किनारा नहीं कर सकती कि जिस तरह का नैरेटिव देश में सेट करने की कोशिश की जा रही है, कुछ बातों को हाईलाइट किया जा रहा है, कुछ बातों को छिपाया जा रहा है, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती। लेकिन हम और आप जैसे लोग हैं जो अपना अपना पक्ष जरूर रख सकते हैं, जो लोग हैं वो खुद तय करेंगे। अच्छा, कांग्रेस ने जो तेजस्वी जी की योजना थी, भाई बहन मान सम्मान वाली योजना, उसे अपने बैनर तले लॉन्च कर दिया गया, उसे लेकर भी काफी मनमुटाव हो सकते हैं, उस पर कोई जवाब देना चाहेंगे उत्पल जी? जी हाँ, दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। सबसे बड़ी चीज है कि घोषणा पत्र अभी चुनाव का तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जो बिहार के जो ज्वलंत सवाल है, जिसपे सब लोग आम राय रखते हैं, क्या या इस प्रदेश के कोई भी जो पार्टी है, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, कम से कम इग्नोर नहीं कर सकती है कि यहाँ बेकारी बहुत चरम सीमा पे है, लोगों को नौकरियां चाहिए, भले वो देते नहीं है और ये जुमलेबाजी करते लोग हैं, लेकिन इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। मुद्दा तो यह है बिहार का, ये तो करते। उसी तरह से जो जेन्युइन मुद्दा है, तो क्या कांग्रेस नहीं समझती? तो कांग्रेस भी समझती है कि यह मुद्दा जेन्युइन मुद्दा है। अगर कोई बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी भी उठा रहे हैं, जो देश के लिए और बिहार के लिए आम मुद्दा है, और पहले उन्होंने उठा दिया है, तो क्या हम विरोध कर देंगे कि ये मुद्दा नहीं है, ये सवाल है? तो या राहुल जी उठाए या तेजस्वी जी उठाए, ये बिहार का सवाल है। इसलिए इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। या कांग्रेस पार्टी उठाती है तो भी ये बिहार का मुद्दा है, और राष्ट्रीय जनता दल उठाती है तो भी बिहार का मुद्दा है, और एक साथ ये बात उठ रही है तो भी ये बिहार का मुद्दा है। इसको ऐसे देखें आप। ठीक है, हर्षद जी के पास चलूंगी। हर्षद जी, कौन से मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ने वाले? क्योंकि आप लोग दोनों जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, वो मुद्दा तो जड़ से प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया है। ऊपर से उनके पास ऑपरेशन सिंदूर का एक शस्त्र आ गया है, जिस पर वो पूरी दुनिया पर छा जाना चाहते हैं। ऐसे में कैसे बिहार बचाएंगे आप लोग? मयूरिका जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं पहले आपके सिंदूर वाले बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, क्या हुआ था कि लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले जनवरी में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी, और उस समय भी क्या किया, घर घर पर पीले चावल बंटवा दिए गए। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा था, लोगों को घर घर तक मैसेज पहुंचाना था कि किस तरीके से हमने मंदिर बनाया है, और लोगों को असली विषय से भटकाकर मंदिर और मस्जिद की राजनीति पर ले जाना था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 303 से 240 सीटों पर आ गए। उस अयोध्या में हार गए जहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी थी। वो लोकसभा की वो वाली सीट हार गए। वही इतिहास वापस दोहराया जाएगा। 2025 में, 2024 में हुआ था, 2025 में फिर दोहराया जाएगा। इस बार घर घर सिंदूर बांटने जा रहे हैं, लेकिन सिंदूर बिहार में मुद्दा ही नहीं है। इसलिए वही होगा, वापस से सीटें गिरेगी, वापस से मुंह की खाएंगे और चुनाव हार जाएंगे। हर्ष जी, एक बात और बता दे, भारतीय संस्कृति में सिंदूर सिर्फ पति देता है, पति ही देता है, पति के अलावा किसी का सिंदूर एक्सेप्ट नहीं है हमारे संस्कृति और संस्कार में। अभी पता नहीं कैसे लोग हैं। देखिए उत्कल जी, मेरा तो ये कहना है कि आने दीजिए घर घर पर सिंदूर देने। हम कुछ ऐसा करेंगे। मेरा ऐसा कहना है कि मैंने तो ये सोचा है कि मैं ट्रम्प
नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ट्रम्प का जो सीज फायर वाला ट्वीट है उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर मोदी कायर लिख के, जो भी मेरे घर पे वो सिंदूर देने आएगा मैं उसको वो पोस्टर दे दूंगा कि प्रधानमंत्री आपके जो हैं, जो रैलियों में खड़े होकर पाकिस्तान को तो गाली देते हैं और देनी भी चाहिए, लेकिन उस अमेरिका को क्यों कुछ नहीं कहते जिसका राष्ट्रपति हर सुबह उठते हैं हम और देखते हैं कि उसने हमारे देश के खिलाफ कोई बकवास करी है, उस पर क्यों चुप हो जाते हैं? ऐसा क्या ये ट्रंप के पास फॉर्मूला है नरेंद्र मोदी जी के कि उनके मुंह प्रधानमंत्री से तो नहीं बोलते, ट्रंप के लिए एक शब्द नहीं निकलता है? आज रूस ने क्या करा? प्रधानमंत्री तो मयूरिका जी नहीं आप बोलते, देखिए आज लेकिन रूस ट्रंप ने जी क्या ने तो किया, कहा आज है उसने ना। पाकिस्तान के साथ एक डील कर ली और पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट दिया है कि हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। तो क्या इनकी विदेश नीति है? और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने जो ओपनिंग कमेंट दिया था उसी बात को मैं वापस लेके आ रहा हूं। बिहार की जनता का जो राजनीतिक आईक्यू है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बिहार में बच्चे बच्चे का राजनीतिक आईक्यू ऐसा है, इतना अच्छा है, वहां पर हर व्यक्ति अखबार पढ़ता है, हर व्यक्ति इंफॉर्मेशन रखता है और सही इंफॉर्मेशन रखता है। मैं कह रहा हूं कि कास्ट सेंसस पर मैं अभी वापस लौट कर आ रहा हूं, लेकिन अगर आप एक सेंसस इस बात का भी करा लें कि बिहार में कौन कितने लोग फेक इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं और देश में कितने लोग करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि बिहार का डाटा ऐसा आएगा कि वहां का व्यक्ति हर चीज को, सही इंफॉर्मेशन को पकड़ता है और समझता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो फेक नरेटिव चलाने के, प्रोपागेंडा चलाने के में मास्टर है, वो बिहार में आकर मुंह की खा जाती है। मैं आता हूं कास्ट सेंसस पर, जो आपका दूसरा सवाल था। देखिए कास्ट सेंसस हमारी एक ऐसी मुद्दा था। देखिए एक चीज का डिफरेंस समझिए मयूरिका जी, जब राहुल गांधी कोई बात कहते हैं, जब हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन कोई बात कहता है, जब लालू जी कोई बात कहते हैं, जब तेजस्वी जी कोई बात कहते हैं, जब खड़गे जी कोई बात कहते हैं, तो हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो हम वेलफेयर के लिए वो बात कहते हैं। हमने कास्ट सेंसस की बात एक तबके के वेलफेयर के लिए करी, हमने SC ST OBC के वेलफेयर के लिए करी, हमने महिलाओं के वेलफेयर पे एक एक्सरे हो जाए कौन आज किस स्थिति पे खड़ा है, कौन जनरल कास्ट का व्यक्ति आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन में है, वो क्या काम कर रहा है, क्या रोजगार पा रहा है, नहीं पा रहा है, वो कास्ट सेंसस था। लेकिन हमने उसको वेलफेयर स्कीम बना के रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे वोट बैंक की स्कीम बनाकर उसको लागू किया। तो ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। देखिए अभी राहुल गांधी जी दरभंगा गए थे छात्रों से बात करने, जहां पर उन्हें रोकने की खूब कोशिश की, फिर भी वो वहां छात्रों से बात करके आए और उन्होंने वहां अपना आगे का एजेंडा रखा। कास्ट सेंसस करा देना सिर्फ एक हल नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है कि कास्ट सेंसस से जो डाटा आएगा उसके बाद रिजर्वेशन का जो 50% कैप है वो हटाया जाएगा, प्राइवेट नौकरियों में जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो कास्ट सेंसस की अभी एक सीढ़ी ये सरकार चढ़ी है, ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, RJD के प्रवक्ता मेरे साथ साथी बैठे हैं वो लड़ेंगे, और हम सब मिलकर या तो उसको लागू करवाएंगे और उसको इस तरीके से लागू करवाएंगे कि प्रधानमंत्री इसे अपना वोट बैंक की तरह यूज ना करे। भारतीय जनता पार्टी, JDU और प्रधानमंत्री और RSS इसको जब तक वेलफेयर स्कीम बनाकर हम लागू नहीं करेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और आपने ये बात देखी होगी पिछले 11 साल में कि राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को अंतिम छोर तक पहुंचा है। मैं एक अंतिम बात करना चाह रहा हूं, जो आप दोनों जिस बारे में बात कर रहे थे कि तेजस्वी जी और राहुल जी या RJD और कांग्रेस में जो समन्वय की आप बात कर रहे थे, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये दो जो राजनीतिक विचारधारा है, ये इस देश के इतिहास में दो ऐसी पार्टियां हैं जो पार्टी ना होकर परिवार की तरह है। आप देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जी और राहुल जी का पर्सनल रिश्ता है, राहुल जी और लालू जी का किस तरीके से पर्सनल रिश्ता है। हमने तो कुछ वीडियोस ऐसे भी देखे हैं जहां हंसी मजाक में लालू जी ने राहुल जी को डांट भी दिया है। ऐसा आपने किसी राजनीतिक पार्टी में समन्वय नहीं देखा होगा। ये झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी की जो गोदी मीडिया है, जो उनका प्रचार तंत्र है, जो उनका सोशल मीडिया पे कंट्रोल है, वो 10 तरीके के झूठ फैलाती है। हमने कोई एक स्कीम लॉन्च कर दी तो वो हमारी स्कीम है, उससे RJD सहमत हो सकती है, नहीं सहमत हो सकती, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आ जाएगा। और जब वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आ जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएगी और उसके बाद चुनाव होगा और उसका नतीजा होगा और उस दिन आप और हम फिर मिलेंगे और फिर जश्न मना रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। और उसके बाद हम आपके राज्य में आएंगे, गुजरात में। और गुजरात में जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में उनके घर में हराने जा रहे हैं, इसके बाद हम RJD को भी वहां बुलाएंगे। तेजस्वी जी बतौर मुख्यमंत्री या जो भी आगे तय होगा वो गुजरात में हमारे लिए प्रचार करने आएंगे और गुजरात में हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को उनके घर में आके हराएंगे। ये मैं आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूँ।
27 में मैं आपके राज्य में आऊंगा बतौर कांग्रेसी कार्यकर्ता काम करने। आप मुझे बुलाइएगा और उस दिन मैं आपको इस पर और विस्तार से बात करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल 2027 पर हमारी बिल्कुल नज़र है क्योंकि लोकसभा के पटल पर खड़े होकर राहुल जी ने ये चैलेंज फेंका है कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं। ज़रूर आप लोगों को आगे भी जुड़ते रहेंगे इस पर और बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि अलग-अलग राज्यों की राजनीति को समझना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, बिना सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।